दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विऔद्योगीकरण भारत के अंदर या भारत के अंदर जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग है उसका पतन के बारे में बात करेंगे। औद्योगिकरण के बारे में बात करेंगे। औद्योगिकरण, विऔद्योगिकरण या भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन, इसका कंप्लीट एनालिसिस करेंगे। पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हो जाएगा साथ ही साथ, और मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो होगा ही होगा। तो इसमें समझना क्या है, कई दृष्टिकोण से हमने बात करना है। आप चाहे तो इस पे आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। इन सब विषयों पे बात करने से पहले कुछ बात मैं आपको बता देता हूँ। देखो, विऔद्योगिकरण का तो मतलब शाब्दिक यही होता है कि उद्योगों का पतन। अब भारत में जो हस्तशिल्प उद्योग के पतन का जो दौर था या अनौद्योगिकरण का जो दौर था, या विऔद्योगिकरण का जो दौर था, वो 1800 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के बीच का काल था खासकर। और सेम इसी दौर में इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था। जब इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रहा था, उस समय भारत विऔद्योगिकरण के दौर से गुजर रहा था। और इसका सबसे ज्यादा नुकसान भारत का इस बात का हुआ कि इंग्लैंड में औद्योगिकरण से, भारत के अंदर हस्तशिल्प उद्योग के पतन से भारतीय अर्थव्यवस्था विदेशी अर्थव्यवस्था के आधिपत्य में चली जाती है। हमारी अर्थव्यवस्था ब्रिटिश अर्थव्यवस्था पर डिपेंड हो जाती है, विदेशी अर्थव्यवस्था पर। तो हम देखते हैं कि इस पे कई लोग विचार भी दिए हैं अपने अपने तरीके से। जैसे कि आप एक नाम सुने होंगे, अमेरिका के अर्थशास्त्री थे मॉरिस डी मॉरिस। उन्होंने कहा कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन का जहां तक सवाल है, वो तो इंडिया के साथ साथ इंग्लैंड में भी हुआ। लेकिन इंग्लैंड और इंडिया में अंतर ये था कि इंग्लैंड के अंदर जो हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ, उसका विकल्प औद्योगिक क्रांति के रूप में वहां सामने आया। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। भारत के अंदर तो औद्योगिक क्रांति हुआ ही नहीं। भारत के अंदर तो कारखाने नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हस्तशिल्प उद्योग का पतन तो हुआ, दोनों जगह हुआ, लेकिन इंग्लैंड के पास उसकी भरपाई करने के लिए उसके पास विकल्प थे, उसके पास औद्योगिक क्रांति था, क्रांति हुआ। भारत के अंदर ऐसा नहीं हुआ। इस कारण भारत का पतन अवश्यंभावी हो गया हस्तशिल्प उद्योग का। यही कारण केवल नहीं था। मॉरिस डी मॉरिस के विचारों से तो हमें समझ में आता ही है कि हमारे पास कोई विकल्प भी नहीं था, हम प्रतिस्पर्धा में पिछड़े। और खुद जो आप सुने होंगे, उस समय 1828 से 33 के दौर में भारत के जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बेटिक, उन्होंने भी कहा कि हस्तशिल्प उद्योग का जो पतन हुआ, इस दुर्दशा का व्यापार के इतिहास में कोई जोड़ नहीं है, और भारतीय बुनकरों की हड्डियां भारत के मैदानों में बिखरी पड़ी हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या स्थिति थी भारतीय बुनकरों की। कार्ल मार्क्स ने भी बहुत विचार दिया बढ़िया। कार्ल मार्क्स ने क्या कहा, ये अंग्रेजी घुसपैठिए ही थे जो भारत के खड्डी और चरखे को तोड़ दिए। कैसे तोड़े होंगे? हथौड़ी से नहीं। एक तो जो भारतीय जो माल का, सूती माल का जो यूरोपीय मंडी में जो डिमांड था, या यूरोपीय मंडियों से पहले भारतीय सूती माल को बाहर किया, उसके डिमांड को बाहर किया, और उसके बाद मशीन से बने हुई माल का भारत के अंदर बाहर डाल दिया। एक तो यूरोपीय मंडी से तो हम गायब हुए हैं, साथ ही साथ भारतीय बाजार जो बच गया था उसमें भी सूती माल का बाढ़ लाकर हमको प्रतिस्पर्धा में क्या कर दिया, पिछाड़ दिया। निश्चित रूप से हमारा उद्योग पतनशील अवस्था से गुजरा, पतन हो गया। कारण था कि हम प्रतिस्पर्धा भी तो नहीं कर पाए। अब मशीन की माल भारत के अंदर आने लगा बन बन के, और हम कब तक हाथ से बना बना के उसको
उसका प्रतिस्पर्धा करते। हालांकि इसी का एक देन था कि 19वीं सदी के अंत तक भारतीय राष्ट्रीय का या फिर राष्ट्रीय स्तर पे एक भारत के अंदर औद्योगिक क्रांति की आवश्यकता हुई। हालांकि भारत के अंदर औद्योगिक क्रांति हुई नहीं, लेकिन उद्योगों का स्थापना हम देखते हैं कि 19वीं सदी के अंत तक होना भारत के अंदर शुरू हो जाता है। खैर, इन सब बातों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में हस्तशिल्प उद्योग का पतन कैसे हुआ होगा। साथ ही आप ये भी कह सकते हैं कि अंग्रेज, ब्रिटिश कंपनी या फिर ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत के करघा और चरखा को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और जिस करघा और चरखा पर भारतीय समाज का वो जो धुरी था उसको पूरी तरीके से तोड़ दिया, नष्ट कर दिया। तो विऔद्योगिकरण का दौर बहुत ही भारत के लिए दुर्दशापूर्ण रहा। इस दुर्दशा का निश्चित रूप से जिम्मेवार ब्रिटिश नीतियां रही हैं। रॉ मटेरियल आपको यहां मिलता था, औद्योगिक क्रांति आप इंग्लैंड में करते थे, आप चाहते तो यहां भी कर सकते थे। खैर, उनकी तो नीति ये थी कि भारत का शोषण कैसे किया जाए। हम उसी विषय पे थोड़ा टेक्निकली आपको समझाएंगे। ये तो मैंने आपको मोटा मोटी एक संदर्भ देने का प्रयास किया, ठीक है। तो हमको बात क्या करना है कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन और औद्योगिकरण का पहले तो हम तात्पर्य समझेंगे, उसके बाद इस अवधारणा का विकास कैसे हुआ और विद्वानों का इस विषय पर क्या जवाब है, उनका मत क्या है। उसके बाद उद्योगों की स्थिति के बारे में समझेंगे, ठीक है। फिर हम भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के कारण को समझेंगे, उसका प्रभाव क्या हुआ और प्रश्न इस पे क्या क्या यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और अन्य पीसीएस में, मेंस में आ सकते हैं। जो विद्वानों का जवाब है उसमें हम ब्रिटिश पक्षधर को देखेंगे, उनका क्या कहना है, मार्क्सवादी लेखक का क्या कहना है, नव उदारवादी लेखकों का क्या कहना है, ये चीज हम समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि हस्तशिल्प उद्योग के पतन का मैं टेक्निकली जो अर्थ बताने जा रहा हूं उसको ध्यान से समझिएगा। मैंने अभी आपको लेक्चर में बताया भी है, लेकिन यहां मैं शब्दशः मैंने लिख दिया है कि विऔद्योगिकरण से तात्पर्य अर्थव्यवस्था में उद्योगों के अंशदान कम होना तथा कृषि का अंशदान बढ़ जाना है, ठीक है। टेक्निकली यहां पे लिखने का प्रयास किया, मतलब तात्पर्य, एक तात्पर्य यह हुआ कि उद्योगों का अंशदान कम हो जाना अर्थव्यवस्था में और कृषि का अंशदान बढ़ जाना एक। और शब्दकोश के हिसाब से देखें या शब्दकोश के अनुसार भी औद्योगिकरण का जो अर्थ है वो है उद्योगों का पतन तथा विनाश। उद्योगों का पतन तथा विनाश। वहीं भारत के अगर संदर्भ में अगर हम देखें अर्थ कि भाई भारत के संदर्भ में विऔद्योगिकरण का अर्थ समझें तो क्या था कि ब्रिटिश प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। नहीं तो इसी एक ग्राफ में तीन तरीके से आपको हस्तशिल्प उद्योग के पतन को समझाने का हमने प्रयास किया है कि उसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हुआ। दूसरा है अवधारणा का विकास। तो इस अवधारणा के विकास, विऔद्योगिकरण के अवधारणा का जो विकास से संबंधित जो मसला है वो क्या है, ये कॉन्सेप्ट कैसे जन्म लिया, आखिर किन विद्वानों ने या किन लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को जन्म दिया होगा, इस संदर्भ में समझना है। तो आपने दादा भाई नौरोजी का तो नाम सुना ही है, आरसी दत्त का नाम सुना ही है। तो दादा भाई नौरोजी तथा आरसी दत्त से लेकर मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी तक अनेक राष्ट्रवादी चिंतकों ने विऔद्योगिकरण के मुद्दे को उठाया, चाहे वो दादा भाई नौरोजी थे या आरसी दत्त या मदन मोहन मालवीय या महात्मा गांधी, सभी ने विऔद्योगिकरण के मुद्दे को उठाया तथा यह सिद्ध करने का प्रयास किया या प्रयत्न किया। इन लोगों ने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि ब्रिटिश औद्योगिक उत्पादों से प्रतिस्पर्धा के कारण भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। इन लोगों का मानना था और उनका यह भी मानना है कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन के लिए ब्रिटिश मुक्त व्यापार की नीति
बहुत हद तक उत्तरदायी रही। उसी प्रकार विऔद्योगिकरण के साथ विनगरीकरण के मुद्दे को भी उठाया गया। तो ये भी एक मुद्दा है, विनगरीकरण। जाहिर सी बात है कि अगर आपके यहाँ उद्योग का पतन होगा तो शहरीकरण का भी पतन होगा, और यानी कि विनगरीकरण, नगर का भी पतन होना प्रारंभ हो जाएगा। तो साथ ही साथ इन लोगों ने विऔद्योगिकरण के साथ साथ विनगरीकरण का भी मुद्दा उठाया था, चाहे वो दादाभाई नौरोजी हो, आरसी दत्त हो, मदन मोहन मालवीय हो, या आगे जाके महात्मा गांधी रहे। ठीक है, तो आपको मैंने तात्पर्य समझा दिया, अवधारणा का विकास समझा दिया। अब हम समझेंगे विद्वानों का जवाब इस विषय पे क्या था। ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, देखते हैं हम लोग विद्वानों का जवाब, जिनको हम 3 दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करें। ब्रिटिश पक्षधर, मार्क्सवादी लेखक और नव उदारवादी दृष्टिकोण। ठीक है, देखते हैं। तो दोस्तों, हम लोगों को हस्तशिल्प उद्योगों के पतन और विऔद्योगिकरण को लेकर कुछ विद्वानों का जो राय है, कुछ विद्वानों का जो जवाब है, उसे समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों का जवाब देखना था, मार्क्सवादी, नव उदारवादी नहीं। तो अभी हम देखने का प्रयास करते हैं कि हस्तशिल्प उद्योग के पतन को लेकर ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों का क्या जवाब है। हालांकि जो ब्रिटिश पक्षधर विद्वान हैं वो निश्चित रूप से औपनिवेशिक दृष्टिकोण से इसका मत रखने का प्रयास किए होंगे, नहीं, यानी कि हस्तशिल्प उद्योगों के पतन को लेकर इनका जवाब है ना ब्रिटिश पक्ष में गया होगा, न कि भारतीयों के पक्ष में। ठीक है, आप देखिए अभी मैंने यहाँ पे सारा मैटर को मैटरलाइज किया हुआ है, आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। तो क्या जवाब है ब्रिटिश पक्षधर का उपयुक्त कॉन्सेप्ट को लेकर, उपयुक्त अवधारणा को लेकर, हस्तशिल्प उद्योग के पतन या विऔद्योगिकरण का जो अवधारणा है, जो विकास है, जिसका विकास हुआ, उसको लेके ब्रिटिश पक्षधर का कहना है कि विऔद्योगिकरण के मत को इन्होंने समझिए अस्वीकार कर दिया। विऔद्योगिकरण के मत को अस्वीकार कर दिया ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों ने। और इन विद्वानों में मुख्य रूप से थे मॉरिस डी मॉरिस। और मॉरिस डी मॉरिस ने क्या कहा इस संदर्भ में? उन्होंने इस संदर्भ में निम्नलिखित 2 तर्क दिए हैं, जिसमें प्रथम तर्क उन्होंने कहा है कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन की जो अवधारणा है भ्रामक है। क्या है? भ्रामक है। वस्तुतः ब्रिटिश ने भ्रामक है। वस्तुतः ब्रिटिश ने जो भारत में अच्छी सरकार दी, इनका कहना था कि ब्रिटिश ने भारत में अच्छी सरकार दी तथा यातायात एवं संचार व्यवस्था का विकास किया। अब भारत में अच्छी सरकार दे रहे हैं, ये यातायात संचार व्यवस्था का विकास कर रहे हैं, और इसके कारण क्या हुआ कि भारत में जनसंख्या की वृद्धि हुई एवं प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई। इनका कहना था कि इन नीतियों से भारत के अंदर जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्रति व्यक्ति आय में भी वृद्धि होती है। अतः भारत के बाजार का विस्तार हुआ। इस वजह से भारत का बाजार बहुत बड़ा हुआ, व्यापक हुआ। अब भारतीय हस्तशिल्प उद्योग इस विस्तारित बाजार, जो भारतीय हस्तशिल्प उद्योग है, वो जो भारत का जो विस्तारित भारतीय बाजार की जो आवश्यकता थी को पूरा नहीं कर सकते थे, पूरा नहीं कर सकते। यानी कहने का मतलब था जो भारतीय बाजार बड़ा हुआ, उस भारतीय बाजार में जो डिमांड्स थे वो हस्तशिल्प उद्योग के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता था। ये कहना है ब्रिटिश पक्षधरों का। और विस्तारित भारतीय बाजार की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते थे। इसका स्वाभाविक परिणाम होता मुद्रास्फीति। अगर नहीं करेंगे, डिमांड्स, जो डिमांड है मार्केट का, उसकी आपूर्ति नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से मुद्रास्फीति बढ़ेगी, यानी महंगाई बढ़ेगा। ठीक है, तो महंगाई अगर बढ़ेगी तो निश्चित रूप से बाजार की व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी। इसलिए मुद्रास्फीति स्वाभाविक परिणाम होता है मुद्रास्फीति। किंतु ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटेन से, अब डिमांड को कैसे पूरा करेंगे? ब्रिटेन से अतिरिक्त वस्तुओं का आयात कर भारतीय बाजार की आवश्यकता को पूरा किया। क्योंकि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग भारतीय बाजार की आवश्यकता को पूरा नहीं कर सकते थे, इसलिए ब्रिटेन से अतिरिक्त वस्तुओं का आयात करके भारतीय बाजार के डिमांड को पूरा किया गया। इसके कारण भारतीय अर्थव्यवस्था स्फीतिकारी प्रभाव
से बच सकी। अब इस वजह से जो भारतीय अर्थव्यवस्था है स्फीतिकारी प्रभाव से बच गया। अगर नहीं लाते तो भारत के अंदर निश्चित रूप से मुद्रास्फीति बहुत बड़ा और बहुत विकराल रूप धारण कर सकती थी। ये पहला मत है मॉरिस डी मॉरिस का या ब्रिटिश पक्षधरों का। दूसरा मत उन्होंने कहा कि ब्रिटेन से केवल कपड़ों का ही आयात नहीं था, आयात नहीं, वरन धागे का भी आयात किया गया। धागे के आयात से जो भारतीय बुनकर थे उनको लाभ मिला। धागे का आयात भी किया गया और कम मूल्य पर यह धागे भारतीय हस्तशिल्पियों को मुहैया कराए गए। इसके कारण हस्तशिल्प उद्योगों को प्रोत्साहन मिला। इनका कहना था कि धागों का जो आयात किया गया वो हस्तशिल्प उद्योग को कम मूल्य पर मुहैया कराया गया। इस कारण से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग को प्रोत्साहन मिला। देखिए ब्रिटिश पक्षधर क्या कर रहे हैं, ब्रिटिश नीतियों से भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का को प्रोत्साहन मिला। तो प्रोत्साहन हुआ मिला तो भारत के इतिहास में, मॉडर्न इतिहास में, है ना, विऔद्योगिकरण का चैप्टर कैसे घुस गया। अगर प्रोत्साहन हुआ होता तो हमें ये चैप्टर पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं पड़ता, है ना, कि भारतीय अर्थव्यवस्था का विऔद्योगिकरण या भारतीय उद्योगों का पतन, अनौद्योगिकरण, ऐसा चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ता। हाँ, तब तो हम लोग चैप्टर पढ़ते औद्योगिकरण, तो हम भारत में औद्योगिकरण कहाँ पढ़ते हैं। भारत में पूरा हमको लगता है पूरे विश्व के इतिहास में एक ऐसा और इतना बड़ा देश है ना, कि जिस देश के इतिहास में एक चैप्टर पढ़ना पड़ता है विऔद्योगिकरण। नहीं तो जर्मनी में भी हमको पढ़ना पड़ता है औद्योगिकरण का दौर, ब्रिटेन में भी पढ़ना पड़ता है, इटली में भी, हर जगह तो औद्योगिकरण हुआ। लेकिन भारत ऐसा देश था जिसके अंदर औद्योगिकरण नहीं हुआ, विऔद्योगिकरण हुआ। बड़ा अद्भुत चैप्टर पढ़ना पड़ा, है ना। विश्व के इतिहास में भारत एक ऐसा देश है, पूरे वर्ल्ड के इतिहास में उठा लीजिए तो इतना बड़ा देश में भारत एक ऐसा देश है जहां पर हम विऔद्योगिकरण जैसे चैप्टर को पढ़ते हैं। अन्यथा हमें हिसाब से इस तरह के चैप्टर किसी अन्य देशों से नहीं जुड़ा हुआ है। ठीक है, हस्तशिल्प उद्योग, शुरू में तो हस्तशिल्प उद्योग तो हर देश में, लेकिन अगर हस्तशिल्प उद्योग का उनके यहाँ पतन हुआ तो निश्चित रूप से उसके विकल्प के रूप में औद्योगिकरण हुआ। लेकिन भारत के अंदर ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, हालांकि मॉरिस डी मॉरिस का ये मत है। अगर आपको लिखना पड़ेगा ब्रिटिश पक्षधर विद्वानों का क्या इस पे मत है, तो आप ये मत, ये कॉन्सेप्ट आप लिखने का प्रयास कीजिएगा। केवल ब्रिटिश, ये तो ब्रिटिश दृष्टिकोण से है ना, कभी हम मार्क्सवादी दृष्टिकोण से, नव उदारवादी दृष्टिकोण से, इस सारे दृष्टिकोणों से हम चर्चा कर देंगे, ताकि आपको मेन उत्तर लिखने में, मुख्य परीक्षा के उत्तर लिखने में, बैलेंस उत्तर लिखने में, संतुलित आंसर देने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अगला हम लोग देखते हैं मार्क्सवादी विद्वानों का क्या जवाब रहा है, उदारवादी दृष्टिकोण से इस पे क्या मत है। ठीक है, तो दोस्तों जो ब्रिटिश पक्षधरों का जब हम जवाब देखे थे, अब हम देखेंगे मार्क्सवादी लेखकों का जवाब, उसके बाद देखेंगे नव उदारवादी दृष्टिकोण विऔद्योगिकरण को लेकर। आप देखेंगे कि विऔद्योगिकरण को लेकर मार्क्सवादी लेखकों का जो जवाब है ब्रिटिश लेखकों के जवाब से थोड़ा अलग है। ब्रिटिश लेखकों ने जो सिद्ध करने का प्रयास किया है, जस्ट इसके उल्टा सिद्ध करने का प्रयास मार्क्सवादी लेखकों ने किया है। अब आप जैसे 12th का बिपिन चंद्र की किताब पढ़ते हैं, ओल्ड एनसीईआरटी का, मॉडर्न हिस्ट्री का, बिपिन चंद्र का लिखा हुआ मार्क्सवादी दृष्टिकोण से किताब लिखी गई है, इसलिए मैंने यहाँ बिपिन चंद्र लिखा हुआ है। ये मार्क्सवादी इतिहासकार थे। वैसे मार्क्सवादियों का कहना है कि हमारे पास एकदम लगेगा कि जो ब्रिटिश लेखकों का जवाब है उससे बिल्कुल अलग लगेगा। उनका देखो दृष्टिकोण कैसा था, जस्ट इसके पहले हमने बताया। इनका दृष्टिकोण कैसा है विऔद्योगिकरण को लेकर, ये कहते हैं कि हमारे पास कोई निश्चित आंकड़ा नहीं है जिस आधार पर यह सिद्ध किया जा सके कि ब्रिटिश शासन के अंतर्गत प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई अथवा भारतीय बाजार का विस्तार हुआ। इनका कहना है कि ऐसा कोई हमारे पास प्रबल आंकड़ा नहीं है जिससे यह सिद्ध होता हो कि भारतीय बाजार का विस्तार हुआ होगा या फिर प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हुई होगी। जबकि ब्रिटिश लेखकों ने क्या बताया था कि भारत का जो भारतीय बाजार था उसका विस्तार हुआ, प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि हुई। जब ये क्या कर रहे हैं, इसका कोई प्रबल आंकड़ा नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि भारतीय बाजार का या फिर प्रति व्यक्ति आय की में वृद्धि हुई होगी। दूसरे संदर्भ में इन्होंने कहा है कि यद्यपि सही है कि ब्रिटेन से कपड़ों के साथ साथ धागों का भी आयात किया गया, इसमें इन्होंने इनकार नहीं किया है। इन्होंने कहा है
इस बात को हम मानते हैं कि ब्रिटेन से सूती कपड़ों के साथ साथ धागों का भी आयात हुआ, किंतु हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि धागों से कम मूल्य पर कपड़े लाए गए, यानी कि कपड़ों से ज्यादा महंगे धागे थे, यानी धागा से कम मूल्य पर कपड़े लाए जा रहे थे। तो हम धागा का आयात भी करते होंगे तो क्या फायदा होता होगा, है ना। तो धागे से कम मूल्य पर कपड़े लाए गए, अतः इसका लाभ शिल्पियों को नहीं मिला। अगर धागा ही अगर महंगी हो जाए कपड़ों से, तो शिल्पी उसी महंगे धागे को लेके कपड़े बनाएंगे। तो फिर बाजार में जब जाएंगे तो यूरोपीय जो ब्रिटिश जो माल आया हुआ है बन के लंकाशायर से, मैनचेस्टर से, उसके मुकाबले तो इनकी बनाई हुई चीजें बहुत महंगी हो जाएगी, इसमें हम वैसी ही प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे। तो निश्चित रूप से मार्क्सवादियों ने ये विचार रखने का प्रयास किया, जो पढ़ने के बाद, देखने के बाद, सुनने के बाद ऐसा लगता है कि जस्ट ब्रिटिश लेखकों के जवाब से बिल्कुल ही अलग जवाब इनका है। ठीक है, अब नव उदारवादी ब्रिटिश नीतियों को जस्टिस करने का प्रयास किए हैं। ठीक है, और ये क्या कह रहे हैं नव उदारवादी दृष्टिकोण से विऔद्योगिकरण के बारे में क्या कहा गया? इन्होंने कहा कि इनका जो नया रिसर्च है, इन्होंने कहा कि हाल में नव उदारवादी लेखकों ने भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों पर ब्रिटिश नीति के प्रभाव को कम करके आंकने का प्रयास किया। इनका कहना था कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग पर ब्रिटिश नीतियों का प्रभाव ज्यादा नहीं पड़ा, उन्हें कम करके आंकने का इन्होंने प्रयास किया। इस संदर्भ में हमें प्रायः दो प्रकार के विचार देखते हैं नवोदारवादियों पर। प्रथम विचार क्या है नवोदारवादियों का कि अगर कुछ उद्योगों का पतन हुआ, मान लेते हैं कि कुछ उद्योगों का पतन हुआ भी, तो कुछ क्षेत्रों में, अगर कुछ उद्योगों का पतन हुआ तो कुछ क्षेत्रों में इसका कारण क्षेत्रीय था। क्या कहना था कि अगर कुछ उद्योगों का पतन भी हुआ तो कुछ क्षेत्रों में, और उसका भी कारण क्या था? क्षेत्रीय था, ब्रिटिश नीति का कुप्रभाव नहीं। यानी कि कुछ क्षेत्रों में इसका प्रभाव जो था क्षेत्रीय था, ब्रिटिश नीति का कुप्रभाव नहीं, ब्रिटिश नीतियों की वजह से नहीं था। ठीक है, वो क्षेत्रीय कुछ समस्याओं की वजह से था। उदाहरण ले लिया गया है कि उदाहरण के लिए कुछ क्षेत्रों में कृषि में गिरावट आई, कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हुई, तथा शिल्पियों का एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद की ओर मुड़ जाना। तो इनका क्षेत्रीय कारण क्या मानना था कि भैया ऐसा था कि कृषि में कहीं कहीं गिरावट आ रहा है, कच्चे माल के मूल्य में वृद्धि हो गई थी, तथा शिल्पियों का एक उत्पाद से दूसरे उत्पाद की ओर मुड़ जाना, यानी कि शिल्पियों ने अपना काम छोड़ के कुछ अन्य उत्पाद की तरफ मुड़ गए, इसलिए हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ होगा, इनका कहना था। आदि कारक हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के लिए उत्तरदायी रहे, ब्रिटिश नीति नहीं। साफ ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश नीतियां उनके पतन का कारण, हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण नहीं थी। ठीक है, दूसरा जो जवाब है इनका कि क्षेत्रवाद भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की स्थिति अलग अलग रही। हर क्षेत्र में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग की स्थिति अलग अलग रही। कुछ क्षेत्रों में अगर यह पतनोन्मुख दिखती है तो कुछ अन्य क्षेत्रों में विकसित। यह कहना था कुछ क्षेत्रों में अगर हस्तशिल्प उद्योग का पतन दिखता है तो कुछ क्षेत्रों में हस्तशिल्प उद्योग का विकास भी देखने को मिलता है। अब इतना बात इन्होंने लिखा और इससे यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण ब्रिटिश नीति नहीं थी। ले दे के यही सिद्ध करना चाह रहे हैं नव उदारवादी कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के जिम्मेदार ब्रिटिश नीतियां नहीं थी। हालांकि इनके ये बात कह देने से, ये इस अप्रोच से, कॉन्सेप्ट सामने रखने से उनका जो नीति था या उनका जो ब्रिटिश नीतियों में जो दोष बढ़ा गया है उससे वो मुक्त नहीं हो जाएंगे। इसीलिए कंक्लूजन लिख दिया गया है कि किंतु नव उदारवादियों के तमाम प्रयासों के बावजूद भी ब्रिटिश नीति अभी भी दोष मुक्त नहीं हुई तथा इस संदर्भ में स्वीकृत मत यह है कि क्षेत्रवार ब्रिटिश नीति का प्रभाव अलग अलग रहा तथा कुछ उद्योगों पर फिर भी फिर भी अस्तित्व में रहे, किंतु सामान्यतः ब्रिटिश नीति भारतीय उद्योगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। ले दे के यही माना गया है
कि ठीक है, क्षेत्रवाद के दृष्टिकोण से देखा जाए तो क्षेत्रीय स्तर पर असर रहा, क्षेत्रवाद की कुछ कारण इसके लिए जिम्मेवार रही, लेकिन निश्चित रूप से आप इससे ब्रिटिश नीतियों को दोष मुक्त नहीं कर सकते। सामान्यतः यही बात सामने आई कि ब्रिटिश नीति भारतीय उद्योग के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। ले देखिए कंक्लूजन हमको कहाँ लेके जाना है कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण ब्रिटिश नीति ही रहा। यहीं पे हम ये खत्म करेंगे, ठीक है। मैंने सब दृष्टिकोण से देख लेंगे, ब्रिटिश जवाब देख लेंगे, मार्क्सवादी जवाब देख लेंगे, नव उदारवादियों के भी मत देख लेंगे, लेकिन फाइनली कंक्लूजन देंगे कि सामान्यतः सभी बातें ठीक है, किंतु ब्रिटिश नीति भारतीय उद्योग के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई, सब बातों के बावजूद नहीं। अगला हम देखते हैं कि भारत में भी औद्योगिकरण के दौर में भारत में उद्योगों की स्थिति क्या थी। तो भारत में उद्योगों की स्थिति के कुछ विकल्प ब्रिटिश नहीं दे पाए। तो ऐसा नहीं था कि पूरी तरीके से पतन हो गया, कुछ उद्योग फिर भी बरकरार रहे, कुछ उद्योगों ब्रिटिश नीति के बावजूद भी बचे रहे। इसके निम्नलिखित कारण थे। प्रथम ये कि ब्रिटिश कुछ भारतीय उत्पाद का विकल्प नहीं दे सके, जैसे बढ़ईगिरी, लुहारगिरी, कुंभकारी। ये ऐसे विकल्प थे, ये ऐसे वर्ग थे जिसके विकल्प ब्रिटिश नहीं दे पाए, और उनकी नीतियों के बावजूद भी ये चालू रहा, ये बना रहा, अस्तित्व में बना रहा। उसी तरह ब्रिटिश बहुत मोटे कपड़े तथा बहुत महीन कपड़े का भी विकल्प नहीं दे सके। दूसरे, चूंकि भारतीय बाजार पूरी तरह से केंद्रीय नहीं था, इसलिए चाहकर भी ब्रिटिश कुछ क्षेत्रों में अपने उत्पाद नहीं पहुंचा सके। तीसरे, भारत में बेरोजगारी इतनी अधिक थी कि कुछ उद्योगों को अनार्थिक होने के बावजूद भी लोगों ने बनाए रखा। कहने का मतलब ये था कि लाख ब्रिटिश नीतियां थी, लेकिन कुछ हस्तशिल्प उद्योग का विकल्प ब्रिटिश नहीं दे पाए। इस कारण से वो अपने अस्तित्व में बनी रही हस्तशिल्प उद्योग के पतन के दौर में भी, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कुछ और देखा जाए कि परंतु सामान्यतः देखा जाता है कि ब्रिटिश नीति भारतीय उद्योगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई। 1800 ईस्वी तक भारत के पास सूती वस्त्र का सबसे बड़ा बाजार था, किंतु 19वीं सदी के आरंभिक दशकों में भारतीय हस्तशिल्पियों ने ब्रिटिश उत्पादों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण केवल अपने बाह्य बाजार, ध्यान रखिएगा, वरन अपने आंतरिक बाजार को भी खो दिया। उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाए, इस कारण से वो बाह्य बाजार और आंतरिक बाजार दोनों ही खो दिए। चूंकि ब्रिटिश जो माल बना के आया जाता था ब्रिटेन से, इंग्लैंड से, है ना, इसका विकल्प नहीं दे सके, लेकिन बाकी चीजों का तो विकल्प दे सके ना भाई। तो वहां पे इनका पतन हुआ। तो उस मामले में हम बाह्य बाजार, तो यूरोपीय मंडी में जो हमारे माल का डिमांड था वो तो मेरे हाथ से निकला ही, साथ ही साथ भारतीय बाजार भी, आंतरिक बाजार भी हमारे हाथ से निकल गए थे। उस समय भारत में जूट हैंडलूम उद्योग था, ऐसा नहीं था कि नहीं था, जूट हैंडलूम उद्योग था। यह बंगाल में अवस्थित था, किंतु ब्रिटेन के स्कॉटलैंड गुंडी स्थित आधुनिक फैक्ट्री के कारण इन उद्योगों का भी पतन हो गया, ठीक है। तो जूट हैंडलूम उद्योगों का भी पतन हुआ, चूंकि स्कॉटलैंड की गुंडी वगैरह में इससे संबंधित उद्योग थे, आधुनिक फैक्ट्री थे, इस कारण से ये उनके प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके। उसी प्रकार भारत में रेशम उद्योग भी था तथा कश्मीर का साल उद्योग विकसित अवस्था में था। तो भारत का रेशम उद्योग, कश्मीर का साल उद्योग बहुत ही विकसित अवस्था में था। कश्मीर का जो साल उद्योग है वो लगभग 30,000 से 45,000 लोगों को रोजगार देता था, किंतु ब्रिटेन में स्कॉटलैंड के पेसिली स्कॉटलैंड में जगह है, स्थित आधुनिक फैक्ट्री के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण इन उद्योगों का भी क्या हो गया, विनाश हो गया। उसी प्रकार ब्रिटिश नीति का प्रभाव ऊन उद्योग, लोहा उद्योग आदि उद्योगों पर भी देखा गया। नहीं देखा गया तो जो बढ़ईगिरी, लोहारगिरी, कुंभकारी, मोटे कपड़े और बहुत महीन कपड़े का जो विकल्प था वो नहीं दे सके। बाकी
उद्योग जो भारत में उस समय थे वो निश्चित रूप से ब्रिटिश उद्योगों का सामना नहीं कर सके, प्रतिस्पर्धा नहीं कर सके, और हमारे उद्योगों का विनाश हुआ। साथ ही हमारी विदेशी बाजार के साथ साथ अपना आंतरिक बाजार, बाह्य बाजार के साथ साथ हम अपना आंतरिक बाजार भी खो देते हैं। ये इसलिए आपको मैटर को आप शॉर्ट स्क्रीन में लीजिएगा। मैंने इसीलिए बता दिया कि उस समय आपको पता होना चाहिए कि भारत में उद्योग की स्थिति क्या थी, है ना। इस आधार पर निश्चित रूप से आपका एक कॉन्सेप्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इसका कारण क्या था और इसका प्रभाव क्या पड़ा, और प्रश्न हम सब्सक्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो हम लोग लास्टली देखते हैं कि भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों के पतन के क्या कारण थे। अब ये बात केवल पॉइंट आउट कर देना है, बाकी बात आप लोग समझ गए। इतनी बातों के बाद अब ये पॉइंट्स केवल आपको शेयर कर देना है कि ये बात आपको कारण में दिखानी है। ठीक है, तो आप भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण का पहला कारण ये दिखाइएगा कि पलासी और बक्सर की सफलता के पश्चात, पलासी और बक्सर की सफलता के पश्चात, पलासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, उसमें ब्रिटिश कंपनी को सफलता प्राप्त हुई थी। सफलता के पश्चात ब्रिटिश कंपनी के में गुमास्तों के जरिए बंगाल के शिल्पियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित किया। पहला कारण ये बताइएगा कि बंगाल के शिल्पियों पर कठोर नियंत्रण स्थापित करने में ये कामयाब रहे। एक ये बताइएगा पतन के कारण। दूसरा कि 1813 के चार्टर एक्ट में, 1813 के चार्टर एक्ट के आधार पर भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया। इस प्रकार सूती वस्त्र के देश को सूती वस्त्रों से भर दिया गया। भारत सूती वस्त्रों का देश था, लेकिन 1800 एक्ट के बाद चूंकि भारत का दरवाजा सभी ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोल दिया गया था, इस कारण भारत जैसे सूती वस्त्र के देश में सूती वस्त्र का ही बाढ़ ला दिया गया। ठीक है, ये कारण भी दिखाइएगा हमारे हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण। तीसरा कारण आप दिखाइएगा, एक तरफ भारत का दरवाजा ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खोला गया, तो वहीं ब्रिटेन ने भारतीय वस्तुओं पर अत्यधिक चुंगी लगाई गई। एक तरफ तो दरवाजा, भारत का दरवाजा तो ब्रिटिश वस्तुओं के लिए खुल गया, लेकिन जो भी भारतीय वस्तु जो बन के जाती थी इंग्लैंड के अंदर बनने के लिए, उस पर चुंगी कर ज्यादा लगा दिया गया, प्रवेश कर ज्यादा लगा दिया गया, ताकि वहां वो चीजें महंगी हो जाए और वो मार्केट से बाहर हो जाए। चौथा कारण आपको ये बताना है हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण में कि रेलवे के माध्यम से भारत के दूरस्थ क्षेत्रों तक भेदन किया गया तथा वहां ब्रिटिश वस्तुओं को पहुंचाया गया या ब्रिटिश वस्तुएं पहुंचाई गई। रेलवे के से फायदा क्या हुआ कि भारत के दूरस्थ आंतरिक से आंतरिक जगहों तक अंग्रेजों की पहुंच बढ़ गई और उनकी वस्तुएं गांव गांव तक पहुंचनी स्टार्ट हो गई। इससे भी भारतीय हस्तशिल्प उद्योग का पतन हुआ। निश्चित रूप से रेलवे भी एक कारण था इसके लिए। पांचवा कारण आपको हस्तशिल्प उद्योग में यह बताना है कि पांचवा कारण कि ब्रिटिश की शैक्षणिक सामाजिक नीति, ध्यान रखिएगा, शैक्षणिक सामाजिक नीति ने भी भारत में ब्रिटिश वस्तुओं की बिक्री को बल प्रदान किया। उन्हीं में एक थी अंग्रेजी शिक्षा। निश्चित रूप से अंग्रेजी शिक्षा भी कहीं ना कहीं भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का कारण बना। छठा कारण आपको दिखाना है भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन में कि भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का एक बड़ा बाजार था। भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों का या भारत हस्तशिल्प उद्योगों का एक बड़ा बाजार था। भारत का देसी राज्य किंतु कंपनी के साम्राज्य। देखिए, यहां कहने का मतलब यह है कि जो भारत के जो देसी राज्य थे वो भारतीय हस्तशिल्प उत्पादों का एक बड़ा बाजार था, लेकिन कंपनी के साम्राज्यवादी प्रसार की नीति के कारण अधिकांश देसी रियासतों का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो गया। अब जो देसी राज्य थे वो भारतीय हस्तशिल्प के लिए एक बहुत बड़े बाजार के रूप में काम करते थे, लेकिन ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कारण चूंकि इन राज्यों का विलय हो जाता है ब्रिटिश कंपनी के अंदर या ब्रिटिश साम्राज्य के अंदर, तो ये भी बाजार कहीं ना कहीं भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों से निकल जाता है हाथ से। इस कारण से भी भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों ने अपना आंतरिक बाजार खो दिया। मतलब अपना आंतरिक बाजार खो देना, आप बाहरी बाजार तो खो ही रहे थे, अपना आंतरिक बाजार भी आप क्या कर दिए, खो दिए। ठीक है, अब देसी रियासत ही उनके बाजार भी हैं, बहुत बड़े बाजार के रूप में काम कर रहे हैं। वही देसी रियासत अगर ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हो जाए तो फिर भी भारतीय शिल्पियों का क्या चलेगा वहां पे। तो ये 6 कारण आपको हस्तशिल्प उद्योग के पतन में दिखाने हैं और इसका जो प्रभाव है वो बहुत
दो ही पॉइंट्स दिखाने हैं आपको प्रभाव में। पहला प्रभाव ये दिखा दीजिएगा कि ब्रिटिश ने भारत में, प्रभाव यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दिया है, प्रभाव में पहला प्रभाव दिखाइए, ब्रिटिश ने भारत में परंपरागत ढांचे को तोड़ दिया। जो हमारा ट्रेडिशनल था वो तोड़ दिया, किंतु उसकी जगह पूंजीवादी ढांचे का विकास नहीं किया। ठीक है, हमारी परंपरागत चीजों को आपने तो तोड़ दिया, लेकिन वहां उसके बदले में आपको पूंजीवादी ढांचे को विकसित करना चाहिए था, वो भी नहीं किए, विकल्प भी नहीं दिए। अतः कृषि पर जनसंख्या की निर्भरता बढ़ती चली गई। ये प्रभाव पड़ा कृषि पर, नियंत्रण, कृषि पर जनसंख्या का जो निर्भरता बढ़ा, उसके पीछे भी ये कारण था। इसके जस्ट पीछे वाला भी वीडियो देखिएगा, कृषि के व्यवसायीकरण वाला, उसमें भी ये बात समझाई गई है, वहां भी ये बात समझाई गई है। दूसरा आपको प्रभाव ये दिखाना है कि विऔद्योगीकरण के कारण भारत में ग्रामीण गरीबी एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता को बल मिला। अब औद्योगिकरण खत्म हो रहा है तो लोगों का बाजार खत्म हो रहा है, लोगों का व्यापार खत्म हो रहा है, तो धीरे धीरे कहाँ जाएंगे? गांव में जाएंगे, वहां खेती करेंगे, खेती पे, कृषि पे निर्भरता बढ़ती चली जाएगी, तो निश्चित रूप से वहां भी वो कर्जदार हो जाएंगे और धीरे धीरे साहूकारों के लगान के, है ना, डबल मार झेलना पड़ेगा और अंततः गांव में भी अंततः ग्रामीण गरीबी या ग्रामीण ऋणग्रस्तता को इससे बल मिलेगा। तो कहीं ना कहीं प्रभाव में ये दो कारण महत्वपूर्ण है, ग्रामीण ऋणग्रस्तता या नगरीकरण, विनगरीकरण भी, विऔद्योगिकरण के साथ साथ विनगरीकरण भी। ये कहीं ना कहीं हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारणों के बाद हस्तशिल्प उद्योग के प्रभाव में आपको दिखाना है कि कृषि पर जनसंख्या की वृद्धि और ग्रामीण गरीबी एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता को बढ़ावा मिला। ठीक है, ये दो प्रभाव दिखा दीजिएगा, आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब रहा बात प्रश्नों की, तो प्रश्न जो है कम से कम 5-6 प्रश्न हम कम से कम 5 प्रश्न हम आपको सब्सक्रिप्शन में दे देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब्सक्रिप्शन में ही प्रश्न ले लीजिएगा, वहीं से आप आंसर राइटिंग करके आप ग्रुप में दे दीजिएगा। ठीक है, समझ गए? प्रश्न कहाँ होगा? सब्सक्रिप्शन में, वहां से प्रश्न लेके आपको आंसर करके ग्रुप में डालना है। ठीक है, एक बार आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, कैमरा शायद हिल गया था, देख लीजिए। ये आपको यहाँ पे बोर्ड पे भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन के कारण और प्रभाव के पॉइंट्स आउट किए गए हैं। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि विऔद्योगीकरण के इस संपूर्ण विश्लेषण से आपका एक निश्चित रूप से बढ़िया कॉन्सेप्ट बन गया होगा। ठीक है, और आंसर राइटिंग कर देंगे तो दिमाग में हमेशा के लिए सेट हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो ध्यान रखें कि जेपीएससी, बीपीएससी सभी मेंस के लिए काम आएगा। धन्यवाद।